एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज़ करना। हाँ जी साहब, नमस्कार। शुरू करते हैं आज के बीबी ओटीटी के समाचार। तैमूर ने खाना शुरू कर दिया था केक और उसे लग गई है पोटी। संजय राउत के मुताबिक हरामखोर का मतलब है नो टी। ये खबरें यहाँ लोकल की थी। अब जरा अंतरिक्ष की खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। नासा की टीम पहुँच गई है मार्स पर। वहाँ वो ढूंढेंगे पानी, पीने का पानी इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, इसके बारे में नासा की टीम रिसर्च कर रही है। इतने में हमें पता चला है कि माहेशमती के अंदर कालिकेय की सेना प्रवेश कर चुकी है और कालिकेय ने बाहुबली और उनकी अम्मा शिवगामी देवी को चैलेंज देते हुए कहा है, दोज रास्तेलिंग मी नुमड़ा, दोज रास्तेलिंग मी मोहिनुजुकू। इतना सुनना था। इसके बाद बाहुबली का गुस्सा आ गया तो कालिकेय ने गाना गाया कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये जो खबरें आपने अभी सुनी, ये बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी अफलातूनी बातें करने का, लेकिन अब बिग बॉस ओटीटी में जो हो रहा है, लोग चाहते हैं कि डीएसके अब वो बात ना करें, आप कुछ और बात करें। तो भैया, बिग बॉस ओटीटी में चांद, सितारे, फूल और खुशबू ये तो हवा के झोंके हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ हो दिल दीवाने का डोला, दिलदार के लिए दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। अरे इस पिक्चर में तो करण नाथ भी था जो कि बिग बॉस ओटीटी के अंदर है। मैं ये सारी बातें किस लिए कर रहा हूं अब आपको मैं बताता हूं। बिग बॉस ओटीटी में जो हो, डीएसके आप वो मत बोलो। आप बिग बॉस ओटीटी के रिव्यू करो, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में जो हो वो मत बोलो। मतलब ये जो मैंने अब तक किया है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों को एक रियलिटी चेक दिया है जो ये कहते हैं कि भाई डीएसके तुम तो यार फेमिनिज्म का मुद्दा पकड़ के बैठ गए हो। कल बिग बॉस ओटीटी में जो हुआ, क्या वो फेमिनिज्म नहीं था? एक दिन पहले शुक्ला और सना आए थे, वो बिग बॉस ओटीटी में आए थे या फिर मार्स या प्लूटो पे आए थे? मतलब ऐसा है कि कुछ फैंस इतने अखंड लेवल के चूतिए निकलते हैं और वो आके मेरे साथ बिग बॉस खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बाप से पंगा लेते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों की असलियत, रियलिटी सबके सामने रखने में। देखिए, आजकल 15-16 साल के टिकटॉकर निब्बा निब्बी खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रखते हैं। सोशल मीडिया की बदौलत ये लोग सचिन तेंदुलकर को ज्ञान देते हैं कि क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। ये पबजी खेलने वाली जनरेशन इंडियन आर्मी को इनपुट देती है कि स्ट्रेटजीज कैसे बनानी चाहिए, या मोबाइल पर क्रिकेट गेम खेलने वाले लोग धोनी या फिर विराट कोहली को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें फील्ड प्लेसमेंट ऐसा करने चाहिए। यही नहीं, सीआईडी या अफलातूनी वेब सीरीज देखने वाले या क्राइम थ्रिलर्स देखने वाले लोग सीबीआई को बताएंगे कि सुशांत केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ चुकला चुकलिए निब्बा निब्बी आके बोलते हैं कि भाई डीएसके तुम यार फेमिनिज्म की बातें मत करो, फेक फेमिनिज्म की बात मत करो, तुम शुक्ला की बात मत करो, तुम फटरीना, जो फुद्दू फटरीना उसकी बात मत करो। मतलब ये लोग बीबी ओटीटी में आए तो हम इनकी बात ना करें, अदरवाइज हमें फुटेज मिल जाएगा। लोग कहेंगे भाई तुम तो अब तक बिग बॉस मोड में चल रहे हो, बिग बॉस 13 खत्म हो गया तो बार बार इनको क्यों लाया जा रहा है? हमारे देश को आजाद हुए हो चुके हैं 75 साल, 1947। हम क्यों मनाते हैं हर साल 15 अगस्त? हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, हम बार बार क्यों उस पल को याद करते हैं या कपिल देव की उस ऐतिहासिक इनिंग की बात करते हैं? हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, हमने सचिन की अमेजिंग इनिंग देखी। हम क्यों बार बार इन चीजों की बातें करते हैं? हम क्यों बात करते हैं महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की या फिर रानी लक्ष्मीबाई की? ये सब तो हो चुका ना, हम मूव ऑन कर चुके हैं। क्योंकि डीएसके तुम मूव ऑन करो यार, तुम कब तक बीबी 13 मोड में रहोगे? तो यार हम सबको मूव ऑन नहीं कर जाना चाहिए? हम सब क्यों 15 अगस्त हर साल मनाते हैं, 26 जनवरी हर साल मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं भाई कब तक बीबी 14 के मेंशन करोगे, बीबी 13 के मेंशन करोगे, मूव ऑन कर जाओ यार। ये सारी बातें मैं उन लोगों की मेंटेलिटी को एक्सपोज करने के लिए बता रहा हूं जो अक्सर मुझसे कहते हैं भाई तुम बिग बॉस मोड से बाहर आ जाओ, तुम इस मोड से बाहर जाओ, कब तक तू उसके नाम से फुटेज लेगा? भाई कब तक रवीश कुमार मोदी के नाम से फुटेज लेगा? कब तक रंडी टीवी मोदी के नाम से फुटेज लेगा? कब तक कांग्रेस पार्टी गांधी जी के नाम से फुटेज लेगी? कब तक ये लोग गांधी परिवार से फुटेज लेंगे? कभी कोई ये बात बोलता है? नहीं बोलता। लेकिन हमको ज्ञान देने के लिए आते हैं और हमको बड़ा बेसब्री से इंतजार है ऐसे लोगों की असलियत दिखाने का। अभी हमने 2 दिन पहले 15 अगस्त मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि हम अपनी आजादी को याद करते हैं। उसी तरह बिग बॉस के इतिहास में कैसे अन्याय हुए, ये घटियापंथी हुई, उन चीजों का बार बार मेंशन करना लाजमी है। ठीक उसी तरह जैसे फुद्दू फरहान के फुद्दू अब्बा का नाम जावेद अख्तर और अम्मा का नाम शब्बो आजमी है।
ठीक उसी तरह से जब ये गर्दुल्ले जैसे शुक्ला जैसे लोग या फिर फेक फेमिनिस्ट के जो कीड़े होते हैं ये आएंगे तो जाहिर सी बात है इन मुद्दों पर मेरा फोकस तो रहेगा ही रहेगा। कल एक लड़की ने कमेंट करा कि भाई फेमिनिज्म की बातें बहुत करते हो। ये जो कल एपिसोड में आपने देखा जिस तरह रिद्धिमा मंजुलिका बन गई और ये शमिता शेट्टी सो कॉल्ड क्लासी शमिता शेट्टी जिस तरह से इन लोगों ने अपने वुमेन कार्ड निकाले हैं, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, इस चीज को करणनाथ ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। एक स्त्री यानी कि सो कॉल्ड स्त्री रिद्धिमा वो प्रतीक के हाथ पर लपड़ भी मार सकती है, टच भी कर सकती है, उसकी फैमिली पर जा सकती है, उसे पागल पता नहीं क्या क्या बोल सकती है, थूक उड़ा उड़ा के बातें कर सकती है, लेकिन प्रतीक कुछ नहीं बोल सकता है। और अगर प्रतीक कुछ बोलेगा तो करणनाथ आके खड़ा हो जाए, क्योंकि सफिस्टिकेटेड परिवार से आए हुए करणनाथ के मम्मी पापा ने उन्हें सिखाया कि महिलाओं की इज्जत करो। हम ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं कि जहां पर महिलाओं से लड़ाई हो। भाई भगवान राम को भी उनके मम्मी पापा यानी महाराजा दशरथ सिखाया नहीं था कि सूर्पणखा का नाक काट देना या फिर ताड़का का वध कर देना। आप जिस परिस्थिति में होते हो वहां आपको तय करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। और करणनाथ तो मतलब धृतराष्ट्र का बेटा ज्यादा लगता है जो सिर्फ एक पक्ष देखता है। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का हित देखा करते थे वैसे ही करणनाथ यहाँ रिद्धिमा और शमिता की अंधी भक्ति में धृतराष्ट्र बन चुका है। उसे प्रतीक के मुंह से निकले शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन रिद्धिमा अनाप शना बोले, फैमिली को ड्रैग करे, खानदान पर जाए, और अगर प्रतीक कुछ बोले तो फिर क्या बोलती, तू वरुण को लेके आ, वरुण उसका खानदान है? सबसे पहली बात प्रतीक की गर्लफ्रेंड पवित्रा पूनिया को यही लोग लेके आए थे घर के अंदर, लेकिन मतलब ड्रैग करके लाए थे, लेकिन इसके बावजूद रिद्धिमा को कोई पॉइंट नहीं मिलता तो वो दिव्या के कंधे पर बंदूक रख के चलाती है। आप देख लीजिए, क्या ये चीजें आपको सही लगती हैं? क्या डीएसके इन चीजों पर नहीं बोले? यही चीजें हमारे समाज में जब शिफ्ट होती हैं एक ट्रांजिशन के थ्रू, तो फिर टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ पड़ते हैं या जोमेटो डिलीवरी बॉय या फिर दिल्ली में सरबजीत बेचारा इनोसेंट लड़कियों के ऊपर मोलेस्टेशन के केस लग जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के डिफेंड में करणनाथ जैसे लोग, शमिता शेट्टी जैसे लोग, करण जौहर जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ जो फैंस हैं उनके वो भी खड़े हो जाते हैं। देखिए सीधी सी बात यह है कि जब तक किसी इंसान के साथ जिंदगी में कोई अन्याय नहीं होगा या उसके ऊपर एक फेक केस नहीं लग जाएगा या जब तक उस इंसान की मेहनत को इग्नोर करके किसी नॉन डिजर्विंग को आगे बढ़ाया जाएगा, तब तक ये जो सेलिब्रिटीज के अंधे फैन है ये नहीं समझने वाले, नहीं सुधरने वाले। कल को यही लोग जब यूपीएससी आईएएस या किसी कॉम्पिटिटिव या बैंकिंग के एग्जाम वगैरह में बैठेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद कोई रिजर्वेशन वाला, कोई सिफारिश वाला, तो कोई मंत्री का रिश्तेदार, कोई अफसर का रिश्तेदार उन्हें जॉब मिल जाएगा, तो यही लोग बोलेंगे कि देश बर्बाद हो गया, मोदी रोजगार दो, ये दो वो दो। देखिए मैं ये बिग बॉस वगैरह के जब रिव्यू करता हूं तो सिर्फ ये शो के रिव्यू नहीं बल्कि इनके जो पीआरस बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, कैसे वो ब्लेंडर्स को जस्टिफाई करते हैं, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्योंकि क्या होता है जब किसी इंसान को कोई बात समझाई जाए तो वो नहीं समझता है, लेकिन जब किसी सिनेमा के थ्रू, क्योंकि कहा भी जाता है कि सिनेमा इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी और सिनेमा बहुत बढ़िया तरीके से समाज को, देश को इन्फ्लुएंस करता है। और किस कदर ये सिनेमा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, हमने दृश्यम फिल्म देखी है जहां एक अनपढ़ आदमी सिनेमा देख देख कर कैसे पूरे सिस्टम को नाको चने चबवा देता है। तो जब आप कोई चीज देखते हैं टीवी पर तो आपको बड़े अच्छे से वो चीज समझ में आ जाती है कि क्या सही था क्या गलत, लेकिन इसके बावजूद सेलिब्रिटीज की तलवे चाटने वाले लोग गलत को भी जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पर एक झूठ बार बार बोला जाएगा तो लोग उसे सच मान लेंगे। जैसे कि रूबीना को आज भी लोग स्ट्रांग बोलते हैं या फिर निकी तंबोली खुद को स्ट्रांग हूं, लेकिन हम खतरों के खिलाड़ी में देख रहे हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है। ऐसे ये रिद्धिमा एक ऐसी लड़की है जो कि अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बिग बॉस ओटीटी के घर में ये जो पंचायत वाली टास्क हो रही है, आपको सबसे ज्यादा कामचोर कौन है, सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक पर्सन कौन है, इस पे आर्ग्यूमेंट करने हैं। आप तो किसी की आंखों में आंखें डाल के देख सकती हो, लेकिन सामने वाला वही अंदाज आपको दिखा दे तो फिर आपका वुमेन कार्ड बाहर आ जाता है। फिर धृतराष्ट्र अंधा वो बना हुआ करणनाथ वो हाथ पीछे करके आ जाता है। रिद्धिमा इतना चीखी, इतनी चिल्लाई कि मंजुलिका भी एक बार शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरी होगी कि हाय दैया, इस मेरे से अच्छी एक्टिंग तो ये कर रही है। इतना चिल्ला रही थी, बेवजह की बातें बना रही थी, जिसको कि शमिता शेट्टी ने डिकोड करा घर के अंदर जब वो बात कर रही थी और करणनाथ को समझा रही थी कि रिद्धिमा तो बस वेट करती कि प्रतीक के मुंह से कुछ शब्द निकले तो फिर वो टूट पड़े, फट पड़े। और यही नहीं, अक्षरा के हाथ का बना खाना इन्हें जहरीला लगता है। डेफिनेटली ये पॉइंट वीकेंड का वार में उठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर अगेन ये चीज एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला सीन क्रिएट कर देती है कि अक्षरा को शायद ये लोग अछूत मानते हैं और वीकेंड पर ये पॉइंट डेफिनेटली उठ सकता है। जिस तरह से रिद्धिमा ने कहा कि मुझे अक्षरा के हाथ का बना खाना नहीं चाहिए, तो सब जहरीले हैं, मैं इस माहौल में नहीं रह सकती। सिंपल सा लॉजिक है रिद्धिमा जी, थप्पड़ मार लो एक
और निकल लो, या फिर स्वामी ओम ने जैसे सूसू फेंकी थी तुम लोगों के ऊपर आके सूसू फेंक दो, निकल लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो बातें करते हैं ये करण नाथ, सारे सीजन देख के आया हुआ है वो करण नाथ, हाथ पीछे करके आता है फिर बोलता फोड़ दे फोड़ दे, अगर तूने रिद्धिमा से बदतमीजी की तो सर फोड़ दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा। मार क्यों नहीं रहा, कोई मार क्यों नहीं रहा? ये सब नाटक है, ये सब नौटंकी है, मारेंगे तो ये निकल जाएंगे घर से बाहर, इसलिए कोई मारना भी नहीं चाहता। और रिद्धिमा को अगर इतना प्रॉब्लम है तो वो भी थप्पड़ मार के निकल सकती है ना, या फिर कुछ भी कर दे, नहीं रहना घर के अंदर, एंग्जाइटी अटैक का नाटक करना, ये करना वो करना, फट पड़ना, मंजुलिका से भी गई गुजरी हरकतें करना, ये कतई शोभा नहीं देता। ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस महिला को फुटेज चाहिए था जो कि इसे प्रतीक से ही मिल सकता है, क्योंकि प्रतीक ने पूरा वीक रन किया था, तो यहां पर भी रिद्धिमा को यही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे ज्यादा कामचोर ये रिद्धिमा ही लगती है। एक दिन पहले, आई थिंक एक दो दिन पहले, वो कप साफ करने के ऊपर भी नाटक करी थी, नोटंकी करी थी, मेरी तबियत खराब हो तो मेरा बाप भी नहीं करा सकता, तू तेरा बाप का नौकर समझ रखा क्या, तेरे खानदान से करा, तेरा खानदान कामचोर। अगर बिग बॉस के घर के अंदर एक लड़का एक लड़की को पागल भी बोल देता है तो सारे ये ठेकेदार बन के आ जाते हैं, करण नाथ और ये स्पाइनलेस कीड़ा कौन है वो राकेश बापट, ये सब मतलब इनके बम में दम नहीं है कि ये शमिता को या फिर दिव्या को या फिर रिद्धिमा को आईना दिखा पाए। इन लोगों के लिए सिर्फ लड़का ही गलत है। फिर समाज में जब यही चीजें होती है, लखनऊ केस, जोमेटो केस, तो बहुत सारे लोग जो ऐसी हरकतों को सपोर्ट करते हैं, फेक फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं, उन्हें स्ट्रांग वुमन या बॉस लेडी बोल बोलकर उनके पीआर बन जाते हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। फिर यही लोग समाज में जब कुछ और होता है तो सडनली थूक कर चाटते हैं और फेमिनिज्म के अगेंस्ट बोलने लगते हैं। ऐसे लोग मुझे कतई पसंद नहीं है। ये इस तरह के लोग जो है ना, इन्हें दोनों थालियों में खाना है। उन्हें एक फेक फेमिनिस्ट को बॉस लेडी भी बोलना है, स्ट्रांग वुमन भी बोलना है, एट द सेम टाइम समाज के सामने बड़ी अच्छी इमेज दिखाने की। देखा लड़की कैसे लड़की होने का मिसयूज कर रही है। लड़की होने का मिसयूज करने की जो ट्रेनिंग है ये बिग बॉस से समाज की लड़कियों को मिलती है, चाहे वो दिव्या हो, पीछे के सीजन की रूबीना हो, मायरा हो, सब फेक फेमिनिस्ट हैं। और नया धूपिया जैसे लोग इट्स हर चॉइस बोल बोलकर इस चीज को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और बिग बॉस ओटीटी के अंदर करण नाथ और ये स्पाइनलेस कीड़ा एक नंबर के गर्दुल्ले हैं साहब, मैं सही बता रहा हूं। मेरा बस चलता या मेरा शो होता ना, दोनों को एक लात मार के निकाल देता। एक नंबर के निकम्मे हैं ये। और स्पाइनलेस वर्ड जो बोला गया, इसके किसको, राकेश को बोला था करण जौहर ने, तब चिल थे, तब सारे चिल्ड आउट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन स्पाइनलेस वर्ड जब घर के अंदर एक फाइट के दौरान निकला तो ये सब टूट पड़े। आई थिंक निशांत के मुंह से निकला था, तो ये करण फट पड़ा कि स्पाइनलेस क्यों बोला, और हाथ ऐसे पीछे करके ले आता है। अरे भाई, इतना अगर बम में दम है तो मार दे लपड़ और निकल जाए इस घर से बाहर। लेकिन नहीं, ये नहीं जाएंगे। शमिता शेट्टी भी हालांकि कप्तान बन चुकी हैं, सरपंच बन गई हैं, ये सब नॉमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं, लाइव फीड से पता चल चुका है। लेकिन एक सरपंच भी है, घर की कप्तान भी है। और अक्षरा ने अगर किचन की ड्यूटी ली है सुबह और वो पूछ रही है कि नमक कहाँ है, तो नहीं, मैडम को नहीं बताना है। सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई बता दो, आपको बताना ही है। ऐसा तो नहीं कि आपको बोल दिया कि पूरा खाना बनाओ, तो नहीं, वो अपने पार्टनर स्पाइनलेस बापट को बताएंगी कि वो ट्विस्ट करती है, वो स्ट्रेच करती है बातों को, वो चढ़ पड़ती है। ये सिर्फ वुमन कार्ड खेला जा रहा है। और ये राकेश बापट और ये जो गर्दुल्ला करनाथ है, ये एक नंबर के ढकोसलेबाज इंसान है। कहीं ना कहीं ये तस्वीर क्लियर हो रही है कि प्रतीक एंड ग्रुप तो भी थोड़ा समझदार है, वो सेंसिबल भी हैं। उनमें टास्क के दौरान कुछ मतभेद होते भी हैं, जैसे कि ये आई थिंक अनहाइजीनिक या अस्वच्छ कौन है, इसमें प्रतीक का अभी अच्छा चल रहा है नया वसीम के साथ। वो सुबह टीज भी कर रहा था, उसको वो एप्पल दे रहा था तो अपने सिक्स पैक से घिस घिस के साफ करके दे रहा था। थोड़ी कॉमेडी भी लगी थी ये जब ये निशान बोल रहा था कि हम लोग कितने 10-12 लोग हैं और आप ये 50 रुपए लेकर आपने कड़ी पत्ता धनिया दे दिया, बताओ इससे क्या बनेगा। एप्पल आपने इतने क्यों दे दिए, एप्पल की सब्जी बनाएंगे, चलो बिग बॉस हम बाहर जाकर एप्पल बेच आते हैं। अरे यार निशान, तुमने पिछला सीजन देखा ही होगा, एप्पल ऑरेंज खिला खिलाकर ही ट्रॉफी पकड़ा दी गई थी। तो शायद बिग बॉस को यहाँ पर भी कोई एप्पल कपल का इंतजार है, इसलिए इतने सारे एप्पल ढूंढे जाते हैं। ऐसा मस्ती मजाक फन उस ग्रुप में नहीं होता। वहीं जो दूसरा ग्रुप है वहां कोई कॉमेडी ह्यूमर कुछ नहीं, वहां तो सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती कि वुमन कार्ड कब और कैसे खेला जाए। और इनके साथ है करण नाथ, जो कि प्रतीक के मुंह से निकले हर शब्द को कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। लेकिन वो हमने देखा भी कि जब नया भसीन उसको समझाती है कि ये गाली देती है, टाइम टू टाइम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से फिर रोकर सॉरी बोल देती है, गालियां देती है, ये तो नहीं चलेगा। तो करणाथ बोलता मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे नहीं हुई ना कि मैं लड़कियों से लड़ूं। मैंने उसको बोला, ये कैमरे गवाह हैं, कब बोला बे, हैं कब बोला? जब वो थूक निकालती है मुंह से, आंसू निकालती है और बढ़ बढ़ के आंखें फाड़ फाड़ के गालियां देती है, थप्पड़ मारती है, उसकी फैमिली को ट्रैक करती है, तब तो करणाथ कुछ नहीं बोलता। लेकिन तू उसको क्यों देख रहा है, तू उसको क्यों बोल रहा है, तूने पागल क्यों बोला, ये बोला,
मतलब प्रतीक के मुंह से निकला एक एक शब्द ये लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गिरेबां पर नहीं देखते। और ये कितनी रो रो के एक्टिंग कर रही थी रिद्धिमा, अरे यार कितना परेशान करेंगे, कितनी ओवर एक्टिंग करेंगे, कितना रोएंगे, कितना किसी को परेशान करेंगे। आई थिंक रिद्धिमा शायद कांच के सामने देख के बात कर रही थी, क्योंकि वो जो चीजें वो बोल रही थी या शमिता जो चीजें बोल रही थी अक्षरा के बारे में, ये सारी चीजें ये दोनों खुद करती हैं, लेकिन ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं। और शमिता को तो पता ही है, क्योंकि करण जौहर वीकेंड पर शमिता को तो ओ माय गॉड यू नो शमिता यू आर सो एलिगेंट, यू आर सो क्लासी, यू नो शमिता यू आर द स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक, एंड प्रतीक तुमने बहुत गलत किया, अक्षरा तुम बहुत गलत हो। ये सब करण जौहर कर जाएगा। और इस तरह की जब बातें होती हैं तो एक पर्टिकुलर फुद्दू कंटेस्टेंट का चने के झाड़ पर चढ़ना लाजमी है। वैसे ये जो पंच परमेश्वर पंचायत वाली टास्क चल रही है काफी इंटरटेनिंग हो सकती थी, और इसको इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश भी की निशांत और मूस टीका लगा के एकदम ग्रामीण अंदाज में आए थे, और थोड़ा भोजपुरिया अंदाज में प्रतीक और अक्षरा भी बात कर ही रहे थे, लेकिन माहौल खाम में गर्मा गया। और ये जो पंच के साथ में एक एक्स्ट्रा पंच बने थे जीशान और दिव्या, जिन लोगों ने निशांत और मूस को कामचोर का टैग दिया, वो वर्डिक्ट पब्लिक के वोट से बदल गया है और जीशान और दिव्या ही नॉमिनेटेड हो गए। नॉमिनेटेड से याद आया कि वरुण सूद भर भर के सबको बोल रहा है कि भाई वोट फॉर दिव्या, वोट फॉर दिव्या। आई थिंक वरुण तुम खुद जानते हो कि दिव्या कहीं नहीं जाने वाली, और दिव्या ने वीकेंड का बार में ही बोला था करण जौहर के सामने कि वो ट्रॉफी लेके निकलेगी। तो माय डियर वरुण सूद, ये वोट करो करके पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ। तुमको भी पता है कि वोटिंग की कोई अहमियत नहीं होती है बिग बॉस में, तो पब्लिक अपना डेटा, एनर्जी, टाइम सब वेस्ट करती है, क्योंकि उनका फेवरेट सेलिब्रिटी जो बिग बॉस में है उसका बॉयफ्रेंड या फैमिली वाला बोलेगा प्लीज वोट, आपके वोट बचा सकते हैं। जबकि उन सबको पता है कि ये लोग 5-6 वीक या 10 वीक या इवन 12 वीक तक की कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। और खुद शमिता शेट्टी ने और राकेश ने तो बोल ही दिया था, सी आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम स्टेइंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम, एंड शमिता ने बोल दिया था सो एम आई। तो आप देख लीजिए भाई, वोट वगैरह करने की कहीं कोई जरूरत नहीं, मैं तो इसे वेस्ट ऑफ टाइम मानता हूं। बाकी इस एपिसोड में थोड़ा ये जो मुद्दा बना था एक अनहाइजीन वाला, जहां पर प्रतीक और अक्षरा ने नेहा भसीन का नाम लिया था कि उनके कप वगैरह रखे थे, इससे थोड़ा नेहा के मन में खटास पैदा हो गई है। नेहा भी दोनों ही रास्ते पे चलना चाहती हैं। एक तरफ कहती है कि टास्क में आप टास्क करो शिद्दत से, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहती है कि आपने हमको क्यों टारगेट कर लिया, क्योंकि नेहा मानती है कि प्रतीक की जो प्रायोरिटी है वो अभी निशांत और मूज और ये अक्षरा हैं। नेहा खुद को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना चाहती, तो इनमें थोड़ा सा भी खटास और गिले शिकवे हैं। बट एंड ऑफ द डे ये लोग बैठकर पैचअप कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी टीम, जैसे कि मिलिंद गाबा ने कहा कि प्रतीक इज अ कॉन्क्रीट टीम ग्रुप वाला गाय, वो काफी स्ट्रांग है, वो कर सकता है। तो इनके ग्रुप में थोड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी ये लोग अभी साथ में चल रहे हैं और ये दिखने में अच्छे भी लग रहे हैं। एटलीस्ट ये दूसरे ग्रुप की तरफ फेक हरकतें तो नहीं कर रहे। फेक से मतलब है कि फेक फेमिनिज्म, वुमन कार्ड और खुद को दूसरों से बेहतर समझना, दूसरे को गालियां देना और फिर रो धोकर इसके माँ बाप ने नहीं सिखाया कि लड़की से तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। लेकिन लड़कियों को कोई नहीं रोकता कि तुम गाली मत दो, तुम भी संस्कार में रहो। तुम बोल रही हो वो बुली करता, वो टॉर्चर करता, उसने जिंदगी नरक बना दी है, इतनी प्रॉब्लम है मैडम तो थप्पड़ मार के निकल लो ना, कौन रोक रहा है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ वुमन कार्ड है, त्रिया चरित्र है, ताकि पब्लिक से सिंपैथी ली जा सके, मेरा ये मानना है। शमिता शेट्टी और ये रिद्धिमा दोनों ही एक नंबर की ढकोसलेबाज है और दोनों ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दा बना के प्रतीक को पकड़ती हैं। प्रतीक मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा। तुम उसकी फैमिली पर जाओगे, तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे कि चपड़ चपड़ बंद करे, फिर वही वो तो बोलेगा। उसके बाद तुम बोल दो कि वो मुझे देखेगा तो मैं बोलूंगी, तो वो भी तो बोल सकता। तुम उसकी तरफ देख के बोलोगी तो वो भी बोलेगा। तुमको पूरा हक है उसकी फैमिली पर जाने का, ड्रैग करने का, थप्पड़ मारने का, गाली गलौज करने का। लेकिन वो अगर ऊंची आवाज में भी बात कर ले तो करनाथ जैसे लपड़ झंडे चूतिया मेटे के लोग आगे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया। एक तरफ जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहीं ओपनली फेक फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। फिर उनके फैन आके बोलते हैं यार डीएसके तुम तो फेक फेमिनिज्म के ऊपर ही बोलते हैं। पूरा एपिसोड फेक फेमिनिज्म के ऊपर ही फोकस्ड रहा है। पहले रिद्धिमा और फिर शमिता शेट्टी तो टाइम एंड अगेन अपने आप को एक नंबर की फेक फेमिनिस्ट गर्दुली साबित कर रही है। और उसके साथ वो स्पाइनलेस राकेश बापट, वो तो कतई चूतिया लग रहा है भाई, एक नंबर का स्पाइनलेस है वो। जब करण जौहर बोलता है स्पाइनलेस तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर के अंदर कोई बोलते तो ऐसा कैसे बोल दिया, डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ये कितना सेंसिटिव होता है, किसी इंसान को कितना बुरा लग सकता है। करण जौहर के सामने क्या मुंह में दही जम गया था करण नाथ तेरे, वहां क्यों नहीं बोल पाया कि स्पाइनलेस मत बोलो, वहां सब हंसी मजाक ओके सर ओ। लेकिन घर के अंदर सबके गुर्दे चिल पड़ते हैं। मतलब अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ये लोग मुद्दे बना लेते हैं
और ऐसे ही कन्वीनियंटली इनके फैंस भी अपने अकॉर्डिंग आपके ज्ञान देने लगते हैं कि भाई इस पे क्यों बोला, इस पे नहीं बोलना था। एनीवे ये करणनाथ जैसे लोग या रिद्धिमा जैसे लोग, ये कुत्ते के दुम, ये एकदम से सुधरने वाले नहीं हैं, ये कभी भी नहीं सुधरने वाले। टाइम एंड अगेन ये अपना असली कैरेक्टर दिखाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड लेने के लिए रिद्धिमा जैसे लोग यहाँ नौटंकी कर रहे हैं, किसी लड़की के ऊपर गाली गलौज करो, चीखो चिल्लाओ, जस्ट बिकॉज इनके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है, तो ये वुमन कार्ड आंसू मुंजलिका बाहर लेकर के आ जाते हैं। मेरा ये मानना है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि बिग बॉस के अंदर ओपन ये फेक फेमिनिज्म का प्रमोशन हो रहा है, और इसके बारे में आपको बोलना और एक फर्म स्टैंड तो लेना ही चाहिए, जो कि प्रतीक भी बोल रहा है कि गलत को जस्टिफाई मत करो। और भाई गलत को यहां तो कतई जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट गलत चीज चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई तुर्रम खान हो या उसकी छठी औलाद हो, चाहे वो आप लोगों का फेवरेट हो, मैं तो एक फर्म स्टैंड लेता हूं गलत चीज के अगेंस्ट। पसंद आए तो टेक, अदरवाइज जाके घंटाघर देख, सीधा फंडा है अपना, सीधी बात, नो बकवास। चलो वीडियो खत्म कर देता हूं। आई होप बहुत सारे लोगों के गुर्दे भी मैंने छील दिए हैं अपने अंदाज में। आई होप इतनी सीधी और स्पष्ट बात करने के बावजूद अगर वो अतरंगी लॉजिक देने आएंगे तो उनका बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत सत्कार समारोह किया जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट। चलो वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।